जिसमें कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु होती है, 100% अगर कोई वस्तु है, उस 100% में तो या तो 70% बेकार होगी, 30% याद करने के लिए कोई परेशानी तो नहीं है। कहीं ऐसा बोल दो गुरुजी ने ज़्यादा लिखा था याद नहीं हो पा रहा है। छोड़ छड़ भंगुर सी नाम का ऐप है, एस्ट्रोसेज नाम का ऐप है, इस पर इंटरव्यू देते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं क्योंकि वो 20 से पूछते हैं केतु, फिर उसके बाद डायरेक्ट बृहस्पति पे चले गए, फिर डायरेक्ट मंगल पर आ गए। बच्चे मन में सोचते हैं अरे यार हमने तो क्रम से याद, जितना हो सके शेयर किया करो, जिससे क्या है प्रत्येक चीज को क्रम से जानोगे। आने वाले समय में हम अपना एक फेसबुक चैनल भी बना लेंगे, जो हमारे अकाउंट से ही कनेक्ट कर देंगे हम, यूट्यूब जो अकाउंट है हमारा चैनल। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका ज्योतिष गुरु पंडित राजेश आचार्य जी आपकी ज्योतिष की कक्षा पूर्ण क्रम से लिए जा रहा हूं। कल हमने कक्षा नहीं ली थी, थोड़ी परेशानी हो गई थी, उस करके मैंने कक्षा में थोड़ी नागा डाल दी। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, सारी प्रक्रियाओं को पुष्ट करने में मैं रह गया। बाकी मैं प्रयत्न करूँगा कि अब निरंतर आपकी कक्षाएँ पूर्ण भाव से डालता रहूँगा। पहले भी एक समय रह गया तो इसमें कक्षा में नहीं डाल पाया, तो उस समय भी थोड़ी परेशानी हो गई थी। बाकी अभी प्रारंभ से शुरू करेंगे और सब चीज़ों को क्रम से सिखाएंगे और हम शांति से सीखेंगे, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि ज्योतिष को अगर हम जल्दबाजी में सीखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का जो ये ज़माना है, जो मॉडर्न ज़माना है, इसमें लोग ना हर चीज़ को शॉर्टली लेना चाहते हैं, हर चीज़ को जल्दी सीखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ज्योतिष शास्त्र ऐसी गूढ़ता का विषय है जो हमें धीरे धीरे करके समझ में आएगा। आपको पता है ना कि ज्योतिष ऐसा विषय है जिसके द्वारा आप भविष्य को बता सकते हो, पास्ट की घटनाओं को जान सकते हो, क्यों घटित हुई थी, सारी क्रियाओं को पुष्ट कर सकते हो। तो ऐसे ज्योतिष को जानने के लिए हमें थोड़ी समय की आवश्यकता तो होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझना है, तो बारीकी से जानने के लिए समय लगेगा। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये कोई मैथ हो, 2 और 2 जोड़ा और 4 हो गए, ऐसा तो नहीं है। काफ़ी कुंडलियाँ ऐसी भी आपके पास आएंगी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर कि वो आपसे पूछेंगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों घटित हुआ, या बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी आएंगी जो आपसे कुछ नहीं बोलेंगी, आपको खुद बताना पड़ेगा। और आप जब उन्हें बताएंगे और बिना गणना के अनुसार बताना प्रारंभ करेंगे, तो वो अगर किसी चीज़ का मना कर दें आपसे कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, तो फिर आप इस चीज़ का जवाब किस प्रकार से देंगे। वो ज्योतिष आपको सिखाती है, सारी क्रियाएं आपको ज्योतिष सिखाती है, सारी क्रियाओं को पुष्ट करना ज्योतिष आपको सिखाती है। बस आपको क्रम से चलना होता है, धीरे धीरे और बारीकी से, सीढ़ी दर सीढ़ी होकर के चलना पड़ता है। हालांकि नाना करते हुए हमारी 34 कक्षा, आज 34वीं कक्षा लेने वाले हैं, 33 कक्षाएँ हमारी पूरी हो चुकी हैं ज्योतिष के कार्य में। और आशा करूंगा कि ज्योतिष आप अच्छी तरह से सीख रहे होंगे, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी हुआ करे ना तो कमेंट कर दिया करिए। कुछ बच्चे कम हो गए हैं मुझे पता है, बस उनके लिए थोड़ा ज्योतिष, या तो वो जल्दी सीखना चाहते हैं, शॉर्टली लेना चाहते हैं, या उनके लिए ज्योतिष बोरिंग होता जा रहा है। जिनके लिए बोरिंग हो रहा है वो तो एक ही बात को समझना जी, कि जब तक आप किसी चीज़ का दृढ़ संकल्प नहीं लोगे तो चीज़ों को सीखोगे कैसे। जैसे मैंने दृढ़ संकल्प लिया है ज्योतिष का बादशाह बनाने का, तो मैं प्रत्येक वीडियो बनाऊंगा, चाहे मुझे सुबह लगे शाम लगे, जब भी मुझे समय की अवधारणा लगती है, जब भी मुझे फ्री होता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि वीडियो बनाना सही है, तो मैं बना देता हूँ। यही प्रक्रिया मैं पुष्ट कर पाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, सारी चीज़ें पुष्ट करता हूँ और हर चीज़ को मैं बता के चलता हूँ। और नाना करते हुए लगभग 1700 बच्चों की हमारी कक्षा पूरी हो गई है। 1700 बच्चे हमारी कक्षा में आ गए हैं और मैं आशा करूँगा कि धीरे धीरे करके वृद्धि होती रहेगी, बढ़ता रहेगा। मैं यही प्रयत्न करूंगा। आज हम सूर्य ग्रह के सभी भावों में प्रभाव को जानेंगे कि सूर्य जो ग्रह है, जिसको राजा ग्रह कहा जाता है, उसका जो कुंडली के भाव होते हैं, 12 जो भाव होते हैं, उन भावों में सूर्य का प्रभाव क्या होता है, किस तरह का वो फल देता है, आज ये चीज़ें जानेंगे। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने दृढ़ संकल्प लिया है, तो ये जो दृढ़ संकल्प लेने वाला काम है ना, कार्य है। अब मैंने आपको क्या बोला कि मैंने दृढ़ संकल्प लिया तो पूरा सिखा के रहूँगा, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सब चीज़ें सिखाऊंगा, एक एक क्रिया से, गणित ज्योतिषी लेकर के न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी समय की अवधारणा में। मुझे भी अपने लिए समय निकालना पड़ता है, सारी क्रियाओं के लिए समय निकालना पड़ता है, उसके बाद ही मैं वीडियोज़ बना पाता हूँ, तो सब चीज़ों की प्रक्रिया पुष्ट कर पाऊँगा।
अब दृढ़ संकल्प लिया है ज्योतिष का, तो ज्योतिष पूरी सिखा के रहूँगा। अब ये दृढ़ संकल्प लेने वाला जो ग्रह हमारी कुंडली में बैठा है वो कौन सा ग्रह होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। कुछ बच्चे होते हैं ना हठी प्रवृत्ति के, हट कितने प्रकार की होती है, राज हट, बाल हट। अब ये हठी प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं हट पकड़ लेते हैं, मुझे करना है तो करना है। ये हठी प्रवृत्ति भी कौन से ग्रह की युति से बनती है, कौन सी राशि में जाकर के बनती है, सब कुछ आपको एक एक चीज क्रम से समझाऊंगा। निद्रा आने का कारण, ज़्यादा प्रफुल्लित होने का कारण, सब कुछ आपको, अरे मेरे साथ आए हो तो प्रत्येक चीज़ को सीख के जाओगे, निश्चिंत हो जाओ। एक एक चीज़ को बारीकी से और क्रम से सिखाऊंगा, बस बने रहना, जाना नहीं कहीं। अरे जैसे आपने देखा है ना, अनेक प्रकार के टीचर हैं, जैसे विकास दिव्या कीर्ति सर हो गए, अनेक प्रकार के टीचर हैं और सब एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे जिन टीचरों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन टीचरों में कुछ ना कुछ खास बात तो अवश्य है। जैसे खान सर वाली जो, अब ये खान सर जो पढ़ाते हैं, मैंने काफ़ी बार इनको नोटिस किया है, इनकी वीडियोज़ में देखता हूँ कभी कभी। अब उसमें क्या है, अब खान सर जैसा पढ़ाते हैं बच्चे उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका अलग है, पढ़ा वही चीज़ रहे हैं लेकिन तरीका अलग है। ऐसे ही मेरा ज्योतिष विषय वही है, एस्ट्रोलॉजी विषय वही है, बहुत सारे ज्योतिष आचार्य सिखाते हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आचार्य सिखाते हैं, अंक शास्त्र बहुत सारे सिखाते हैं, लेकिन मेरे सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आज के बच्चे संस्कृत को इतना समझते नहीं है, समझ नहीं पाते, वही चीज़ मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आएगी, यही प्रक्रिया मेरी होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। तो कॉपी और पेन निकाल करके शुरू हो जाइए और श्री गणेशाय नमः बोल करके हम आज की कक्षा शुरू करेंगे। जल्दी से शुरू हो जाओ बच्चों, और कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए, और जो जो अंकित कराता हुआ चल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप अंकित करिएगा। कक्षा थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन समझने वाली होगी, इस बात का मेरा ध्यान रखना कि कक्षा लंबी है लेकिन सब चीज़ें बारीकी से और समझने वाली हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव। अब पहले हेडिंग डालो, उसके बाद समझाएंगे। हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालेंगे, द्वादश, ये कुंडली के द्वादश भाव हैं, द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव। जल्दी से हेडिंग डालो, द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव। कि जो हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक लग्न कुंडली आपके लिए अंकित कर रहा हूँ। बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब तक क्रिया को समझोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं, और समझाने का तरीका अलग है तभी समझा रहे हैं। बाकी तो इतना जान ही गए होंगे, इतने समय से आप ज्योतिष सीख रहे हो मुझ पे, इतना तो समझ ही गए होंगे मेरे बारे में कि मैं किस प्रकार से समझाता हूँ। कभी कभी थोड़ा समय अवधारणा में थोड़ा पीछे रह जाता हूँ, बाकी समझाने की प्रवृत्ति है। अब मैं क्या बताया आपको कि द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव हम देखेंगे कैसे। अब ये मैंने आपके सामने एक लग्न कुंडली अंकित कर दी। अब लग्न कुंडली क्या है, वही जो आपकी जन्म कुंडली है, इतना आपको पता है। अब एक बात का ध्यान रखना कि मैं आपको इससे पिछली कक्षा में, मतलब 33 नंबर की जो कक्षा है, उसमें मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी। वो क्या बताई थी कि जो हमारे प्रभाव होते हैं, जैसे योग बनते हैं, दोष बनते हैं, उन दोषों का उच्च होना, नीच होना, मध्यम होना या आंशिक होना, वो हम किससे तय करते हैं, वो हम तय करते हैं 6 प्रकार से। कैसे? अंशात्मक दृष्टि के अनुसार, आपको पता है, कारक मारक के अनुसार, इतना भी आपको पता है, कौन सी राशि में बन रहा है, कौन से भाव में बन रहा है, कौन से नक्षत्र में बन रहा है, और जिस ग्रह से बन रहा है वो ग्रह मृत है कि बली होकर के बैठा पड़ा है कि वृद्ध अवस्था में बैठा पड़ा है। इन 6 गणनाओं के बाद ही हम उस चीज़ का निर्धारण करते हैं, फलादेश करते हैं, इतना आपको पता है। ऐसे ही जो द्वादश भावों में सूर्य का जो प्रभाव है, इसको भी जब हम गणना करने पे आएंगे तब हमें राशि भी देखनी पड़ेगी, अंश भी देखने पड़ेंगे, नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे, दृष्टियाँ भी देखनी पड़ेंगी, कारक मारक बाधक ग्रह भी देखना पड़ेगा, और कौन सी मतलब स्थान पर बैठा है जो ग्रह है,
मतलब मृत अवस्था में है कि वृद्ध अवस्था में है, कैसी अवस्था में बैठा पड़ा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो मैं ये द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव आपको लिखा रहा हूँ ना, ये प्रभाव मुख्य रूप से देखे गए हैं, चाहे जो मर्जी राशि में सूर्य बैठा हो। हालांकि देखा तो सब चीज़ जाती है, क्योंकि फलादेश करोगे तो सब चीज़ का निर्णय लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर सूर्य है कोई सी भी राशि में, तो उस पर किस किस भाव की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम है, त्रिपाद है, एक पाद है, द्विपाद है, कौसी कैसी प्रकार की दृष्टि है, या कौन सी ग्रह की दृष्टि है, मित्र की दृष्टि है, शत्रु की दृष्टि, वो दृष्टियाँ भी देखनी पड़ेंगी फलादेश करोगे जब। वो सब चीज़ मैं आपको जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ना, सबको समझा दूंगा, निश्चिंत हो जाइए। बाकी मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। कि मान के चलिए कि यहाँ की सूर्य का फलादेश करते हैं, लग्न में सूर्य है। अब आपको पता है कि लग्न जो भाव है वो पूर्व भाव है, और जो पूर्व का देवता वो सूर्य है, इतना आपको पता है। मेरी बात को समझिएगा। मान के चलिए कि यहाँ पर आपका सूर्य बैठा है। अब मैं ग्रह की बात कर रहा हूँ, राशि की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर कोई भी राशि है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले मैं क्या समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझना, बिल्कुल बारीकी से समझना कि लग्न भाव में अगर आपका सूर्य है, प्रथम भाव में अगर सूर्य है, तो आपको पता है ये पूर्व दिशा होती है, और पूर्व दिशा का जो राजा है, मालिक है, वो सूर्य होता है, इतना आपको पता है। और ये भी पता है कि लग्न भाव का कारक भी सूर्य होता है, इतना भी आपको पता है। अब मैं क्या समझाऊंगा कि लग्न का जो सूर्य होता है वो अच्छा होगा कि बुरा होगा। पहले समझो, राशि अभी नहीं, अंश अभी नहीं, कारक अभी नहीं, मारक वो बाद में गणना के रूप में लेंगे। अभी क्या समझोगे, लग्न भाव का जो सूर्य है, खुद का घर है, खुद की दिशा है, सब कुछ खुद का है, अच्छा नहीं होगा? अच्छा होगा, राजा है, संपूर्ण कार्य अच्छे होंगे उसके, इतना आपको पता है, क्योंकि लग्न का स्वामी है। अब मेरी बात को समझिएगा। अब मैं द्वादश भाव के सूर्य को जब समझाने को शुरू करूंगा ना, तो सबसे पहले मैं आपको सूर्य से बनने वाली कमियों को बताऊंगा, कुछ अच्छाई नहीं बताऊंगा। क्यों? अच्छाई बतानी होगी तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले वो चीज़ समझानी पड़ेगी जो आपके लिए समझना अति आवश्यक है, जिसमें कुछ अच्छाई भी हैं और कुछ बुराई भी हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु होती है, 100% अगर कोई वस्तु है, उस 100% में तो या तो 70% बेकार होगी, 30% सही होगी, या 50% बेकार होगी, 50% सही होगी। अब ये क्या समझो, इस बात को समझिएगा कि इस भाव से हम ये प्रकट कर सकते हैं कि सूर्य चाहे जहाँ मर्जी बैठा हो, उसमें कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होंगी और कुछ ना कुछ अच्छाई भी अवश्य होगी। आपको पता है। जैसे अब एक मुख्य चीज़ को समझिएगा, जैसे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ उस बात को समझिएगा। बच्चों एक एक चीज़ को क्रम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुख्य चीज़ क्या है उस बात को समझिएगा। जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं, मान के चलिए अपने घर में रह रहे हैं आप, और आप ये चाहते हैं कि मेरे घर में किसी तरह की परेशानी ना हो, ये आप चाहते हैं। मान के चलिए कि आप अपने घर में रह रहे हैं या अपने कहीं सगे संबंधी के घर में रह रहे हैं, और वहाँ पर आप ये विचार कर रहे हैं कि मेरी वजह से वहाँ कोई परेशानी ना हो, अपनी वजह से। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, क्या आपके ऐसे विचार करने से ऐसा हो सकता है कि वहाँ परेशानी ना हो? क्या पता उनको किसी और चीज़ से परेशानी उत्पन्न हो जाए, क्या पता आपकी कोई गलती से परेशानी उत्पन्न हो जाए। तो ये आप नोटिस कर सकते हो, इस चीज़ में बदलाव कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ का विचार नहीं कर सकते कि कब क्या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे ही सूर्य चाहे पूरब में बैठा हो, चाहे खुद के घर में बैठा हो, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ अवश्य खड़ी करता है। अपने घर में अगर कांच का गिलास टूट जाता है, आपने तो कोई आपने मन से नहीं किया, मान के चलिए गलती से हो गया, लेकिन परेशानी तो फिर भी हुई। आपने क्या सोचा कि नहीं करूँगा, फिर भी हो गई। इसका मतलब क्या कि सूर्य चाहे लग्न में बैठा हो, फिर भी परेशानियां कुछ ना कुछ खड़ी कर सकता है। पहले उन परेशानियों को जानेंगे, उसके बाद अच्छाइयों को जानेंगे। जब तक परेशानी नहीं समझोगे तब तक अच्छाई को ना कंबाइंड नहीं कर पाओगे, तुलना नहीं कर पाओगे। आ रहा है ना समझ में? चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। पहले सबसे प्रथम भाव होता है हमारा लग्न भाव, इतना आपको पता है। प्रथम भाव कौन सा होता है? लग्न भाव। अब मेरी बात को ना बड़ी बारीकी से समझना। प्रथम भाव का जो मालिक होता है वो सूर्य होता है। आपको पता है प्रथम भाव पूर्व दिशा कही जाती है, इतना आपको पता है, पूर्व दिशा होती है।
पूर्व दिशा का जो राजा होता है या फिर मालिक होता है वो हमारा क्या होता है, सूर्य होता है। इतना आपको पता है, पूर्व दिशा का सूर्य होता है। अब इसी पूर्व दिशा का जो कारक होता है वो भी सूर्य होता है, इतना आपको पता है। यानी लग्न भाव का जो कारक होता है वो भी सूर्य होता है। दोनों चीज़ों का मालिक हो गया, राजा हो गया, मतलब पहला भाव सूर्य का ही है, इतना आपको पता है। आगे समझ में। अब मेरी बात को समझना कि प्रथम भाव में बैठा, लग्न भाव में बैठा सूर्य किस प्रकार से फल देगा, उस फल को आज समझेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पूर्व दिशा का योग है। अब आपको पता है पूर्व दिशा में है तो अच्छा फल देगा, इतना आपको समझना है सबसे पहले कि अच्छा फल देगा। अब खुद के घर में है, पूर्व दिशा में है तो अच्छा फल देगा। खुद के घर में अगर यहाँ पर सिंह राशि आ जाए और अच्छा फल देगा, मेष राशि आ जाए और अच्छा फल देगा, लेकिन तुला आ जाए अच्छा तो फिर भी देगा क्योंकि अपना ही घर है, लेकिन कुछ कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य बली है, कमजोर है, पीड़ित है, अस्त है, जो भी है सबकी चेष्टा देखनी पड़ेंगी। अस्त की प्रवृत्ति इतनी देखी नहीं जाती। बाकी जो भी अवस्था में सूर्य बैठा है, जैसे राहु साथ में बैठ जाए, केतु साथ में बैठ जाए तो कैसा हो जाएगा, अच्छा तो फिर भी रहेगा, लेकिन कुछ कमियां अवश्य आ जाएंगी क्योंकि कमजोर पड़ जाएगा। और कमजोर प्राणी कैसा होता है इतना आपको पता है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अब मुख्य चर्चा को जानेंगे कि अच्छा फल देगा। अब अच्छा फल देगा अगर किसी प्राणी के लग्न भाव में सूर्य बैठा है, बात को समझिएगा, लग्न भाव में सूर्य बैठा है तो उसको अच्छा फल देगा। अच्छे फल के साथ उसकी संपत्ति भी अधिक होगी। सूर्य राजा है, संपत्ति का भी मालिक है। अब मालिक नहीं कहेंगे, शुक्र होता है लग्जरी लाइफ का कारक, लेकिन सूर्य राजा है। अब राजा जो होता है वो आत्मसम्मान का कारक होता है। मतलब क्या कि मनुष्य को ऊंची श्रेणी पर ले जाता है। अब ऊंची श्रेणी पर ले जाने में संपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बताओ मुझे, पड़ेगी? तो संपत्ति को भी बढ़ाता है सूर्य अगर लग्न भाव में बैठ जाता है। राशि पर ध्यान मत देना, अंशों पर ध्यान मत देना, पहले मुख्य चीज़ों पर ध्यान देना। उसके बाद जब राशि के साथ आएंगे ना वीडियो लेके कि मेष राशि में बैठा है, लग्न भाव में बैठा है तो कैसा फल देगा, फिर उसकी बात करेंगे। अभी मुख्य चीज़ है क्या, संपत्ति अधिक होगी। सबसे पहली बात संपत्ति के बाद हम जानेंगे। अब जो संपत्ति अधिक होगी वो संपत्ति कैसी होगी, अस्थिर होगी, मतलब स्टेबल संपत्ति नहीं होगी। अस्थिर का मतलब क्या है कि उसके पास जो संपत्ति रहेगी ना वो चलायमान रहेगी। ये सूर्य की कमी हो गई। संपत्ति तो रखेगा लेकिन उसका फायदा नहीं उठाने देगा। अब फायदे का मतलब ये नहीं है कि लाभ, फायदे का मतलब ये है कि जैसे हमारी जेब में 500 रुपये आए वो किसी ना किसी काम में खर्च होने ही होने हैं, अस्थिर कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। ये बात आपको समझनी है। आगे समझ। दूसरी बात, राजा है, अच्छा फल देगा। पहले बुराइयों को समझना, पहले बुराइयां समझा रहा हूं। अच्छा फल देगा ये भी समझा दिया, अच्छा होगा ये भी समझा दिया, संपत्ति देगा ये भी समझा दिया, लेकिन संपत्ति देगा वो अस्थिर देगा। दूसरी बात, मुख्य चीज अब क्या है, उस मनुष्य के जो बाल है ना, बाल अल्पकेशी बनाएगा। अल्पकेशी का मतलब क्या है, उस मनुष्य के बाल झड़ेंगे। अब मुझे ये मत बोलना कि मेरे भी बाल झड़ रहे हैं। आज के टाइम में तो सबके बाल झड़ रहे हैं, जितने भी पुरुष देखोगे सबके कुछ ना कुछ, 18-18 साल के बच्चों के बाल झड़ रहे हैं, सबके देखे जा रहे हैं। अब ये मत बोलना कि मेरा सूर्य तो नवम भाव में फिर भी बाल झड़ रहे हैं। राशि भी देखनी पड़ती है। मुख्य चीज क्या देखेंगे, लग्न भाव में सूर्य है तो मनुष्य को अल्पकेशी बनाता है, उसके बाल झड़ते हैं। झड़ते का मतलब क्या है, अब इन्फेक्शन मत समझना, किसी ना किसी क्रिया से झड़ेंगे। उसके सिर पर बालों की कमी रहेगी। अल्पकेशी का मतलब कम बाल रहेंगे उसके शरीर पर, मतलब बालों में, सिर पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है सूर्य जो है वो मस्तक का, अब आपको पता है कि लग्न भाव में क्या देखा जाता है, आप खुद बताइए। मस्तक, मस्तिष्क, सिर देखा जाता नहीं देखा जाता। अब सिर पर भी सूर्य बैठेगा, मस्तक पर भी सूर्य बैठेगा, मस्तिष्क में भी सूर्य बैठेगा, तो कुछ ना कुछ कमी तो अवश्य होगी। अगर बेकार है तो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा। अच्छा है तो अच्छा फल देगा, अल्पकेशी बनाएगा, जैसा मर्जी हो जाए। अगर राशि अच्छी है तो थोड़ा कम अल्पकेशी बना देगा, लेकिन अल्पकेशी जरूर बनाएगा।
पता है। अब एक बात बताइए, जब हमारा सूर्य, मेरी बात को समझना, हमारा सूर्य पूर्व दिशा में है, लग्न भाव में है, खुद का घर है, मस्तिष्क पर बैठ जाएगा, दिमाग पर बैठ जाएगा, माथे पर बैठ जाएगा, जब यहाँ पर हावी हो जाएगा तो मनुष्य को स्वाभिमानी भी बना देगा। स्वाभिमान और अभिमान, इनमें, स्वाभिमान और अभिमान, इनमें थोड़ा सा क्षणभंगुर फर्क रहता है। कैसे? अब स्वाभिमान और अभिमान, अभिमान मतलब किसी बात का अभिमान करना, स्वाभिमान अपने ऊपर अभिमान करना, दोनों में धागे भर का, धागे मतलब थोड़ा सा फर्क होता है। हालांकि इन दोनों चीज़ों को देखोगे ना, ये जनता के लिए तो दोनों ही बुरी हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को दिखाओ कि मैं अपने ऊपर स्वाभिमान रखता हूँ, अपने ऊपर काम करता हूँ, तो भी दूसरों के लिए बुरा हो जाएगा, और रिश्तेदारों में बुरा हो जाएंगे, आप होंगे नहीं होंगे, और ये तो बहुत अच्छा कर रहा है। सबसे बड़ा अभिमान रखोगे तो भी बुरे हो जाओगे, अरे घमंडी हो गए, अहंकारी हो गया है, होगा कि नहीं होगा। ये सूर्य मस्तक पर बैठेगा, सिर पर बैठेगा तो मनुष्य को स्वाभिमानी बना देगा, अभिमानी बना देगा। ये भी आपको समझना जरूरी है। आ रहा है ना समझ में? अभी मुख्य मुख्य चीजें समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। स्वाभिमानी, अभिमानी। अब इसके बाद क्या देखेंगे? मस्तक पर बैठेगा, स्वाभिमानी बनाएगा, अभिमानी बनाएगा। और एक मुख्य चीज, सूर्य किस चीज का कारक होता है बताइए मुझे? आत्मा का कारक। तो आपकी अंतरात्मा, आत्मा, आपकी अंतर आत्मा पर भी दृष्टि डालेगा। क्यों? क्योंकि खुद के घर में बैठा सूर्य आपके आंतरिक योग को भी देखेगा, क्योंकि आत्मा का कारक कौन होता है? सूर्य। आ रहा है ना समझ में? ये नहीं आ रहा समझ में? मुख्य चीज को समझिएगा, और ये चीज पहले नोट करिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, दूसरे भाव पर चलेंगे। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट नोट कर लो। चलो बच्चों, आशा करूँगा नोट कर लिया होगा। अब आगे की चर्चा करते हैं। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, इतनी चीज़ें क्यों समझाई हैं अभी, मुख्य चीज़ें क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस चीज़ की गणना पूरे भावों से कर सकते हो। हालांकि सूर्य के लिए कुछ अच्छे भाव भी होते हैं, वो हम जब जैसे जैसे लाते रहेंगे ना, वैसे वैसे समझाते रहेंगे। ये मुख्य चीज़ समझना ज़रूरी है आपके लिए। ये मत समझना कम समझाया है, ज़्यादा समझाना चाहिए था। नहीं बच्चों, आपको वो समझाएंगे जो आपके लिए मुख्य कार्य है। अरे गणना करोगे, फलादेश करोगे, इतनी चीज़ों को सीखोगे कैसे? आपको बताया ना, भृगु संहिता कभी उठा के देखना, भृगु संहिता को उठा के देखना, उसमें सभी गणनाओं को पढ़ना। अगर आपने पढ़ रखी होंगी तो आपको ये दिखेगा कि सभी ग्रहों की दशाएं, सभी ग्रहों के फलादेश, सभी ग्रहों के जो राशि के अनुसार फलादेश है, सब एक जैसे लग रहे हैं। इससे कंफ्यूज हो जाओगे। अब फिर आपको ये लगेगा कि सबके लिए एक ही जैसी बातें बोलो, लेकिन ऐसा नहीं। आपको एक एक चीज़ क्रम से और धीरे धीरे करके सीखनी पड़ेगी। आ रहा है ना समझ में? ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, लग्न भाव का सूर्य समझ में आ गया, चाहे कम समझा लेकिन अच्छा समझा। अब बात करते हैं आगे की। अब आगे कौन सा सूर्य आएगा आपका? अब आगे सूर्य आएगा आपका द्वितीय भाव का सूर्य। मतलब क्या? धन भाव का सूर्य किस प्रकार से फल देगा वो समझाएंगे। चलिए, ये है आपका दूसरा भाव। अब इसमें सूर्य बैठा है तो कैसा फल देगा? दूसरे नंबर को डालेंगे, यहाँ डालेंगे द्वितीय भाव। द्वितीय भाव। अब द्वितीय भाव का जो सूर्य है, अब ये धन भाव होता है, इतना आपको पता है। अब जो धन भाव पर अगर सूर्य बैठ जाता है तो क्या क्या कर्म करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब धन भाव ही नहीं है, काफ़ी और चीज़ें इसमें देखी जाती है, इतना आपको पता है।
इस भाव का सूर्य अगर किसी की कुंडली में बैठता है, द्वितीय भाव में अगर किसी कुंडली में सूर्य बैठता है, राशियां तो बाद में देखेंगे, वो मनुष्य अगर अपने घर पर रहता है ना किसी प्रकार से, तो घर पर रहने के बाद भी उसका जो मन है ना, मन, हालांकि इस फर्स्ट भाव से भी आत्मा को देखा जा सकता है, मन इस फर्स्ट भाव से भी देख सकते हैं, लेकिन द्वितीय भाव क्या बात बोलता है कि उसका जो मन है, मन चंचल है, इतना आपको पता है, मन का कारक चंद्रमा है, छोड़िए इस बात को, लेकिन उसका जो असल जो मन है वो बाहर जाने को करेगा, मतलब बाहर रहना उसको पसंद आएगा, बाहर रहना। अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है तो बाहर रहना उसको पसंद आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा नहीं है, कुछ बोलेंगे ऐसा है, लेकिन बच्चों जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ना, तब देखना कैसे प्रकार की गणनाएं होती हैं, किस प्रकार समझाया जाता है। बाहर रहना उसे अच्छा लगता है और वो मनुष्य कटुभाषी होता है। कटुभाषी मतलब क्या? कटु वचन बोलने वाला। अभी सूर्य की बुराइयां बता रहा हूँ, अच्छाइयाँ नहीं बता रहा, क्योंकि ये इसके अब बुराइयों के बाद जब अच्छाइयों के साथ तुलना करोगे ना, और अच्छे से समझ में आएगा। अगर पहले अच्छाइयाँ बता दूंगा फिर बुराइयों पे आऊँगा तो अच्छा नहीं होगा। बाहर रहना पसंद है, कटुभाषी भी बनाएगा। उसके बाद जब कोई मनुष्य बाहर रह रहा है, क्यों रह रहा है? कुटुंब की परेशानियों के कारण। सही है गलत है? मतलब क्या, उसकी जो लड़ाइयाँ होंगी कुटुंब के साथ, कुटुंब मतलब घर परिवार, मतलब उसकी लड़ाइयाँ कुटुंब के साथ, लड़ाई मतलब घर परिवार से उसकी किसी ना किसी बात से लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। किसी ना किसी बात से कुटुंब के साथ लड़ाई झगड़े उसके चलते रहेंगे। आ गया समझ में? अब आगे की चर्चा पर चलते हैं। चलिए, कुटुंब के साथ लड़ाई झगड़ों का प्रक्रम है। अब ये सब जो गणनाएं हैं ना बच्चों, ये मैंने बड़ी बारीकी से और सब ग्रंथों के गणनाओं के बाद ही निकाली हैं। इस बात को याद रखना। आपके लिए सब चीज़ें मुख्य रूप से ला रहा हूँ। सारे आचार्यों की बातें सुनी, सब योगों की बातें सुनी, उसके बाद अपनी गणना निकाली, तब जा करके इन चीज़ों को ला रहा हूँ। धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे ना, सब चीज़ें समझेंगे, निश्चिंत हो जाइए। ये चीज़ समझिए बस। क्यों? क्योंकि ये मुख्य प्रणाली है आज के दैनिक जीवन के अनुसार। अब तीसरे भाग पर चलते हैं। तृतीय भाव। अगर तीसरे भाव में सूर्य है तो क्या करेगा? तीसरे भाव का जो सूर्य होता है बच्चों, वो मनुष्य को ना अच्छा बनाता है। कहा जाता है कि तीसरे भाव का सूर्य पुरुषार्थी बनाता है। पुरुषार्थी मतलब किसी चीज़ के प्रति अच्छा, उत्तम, किसी कार्य को प्रति करना उत्तम। पुरुषार्थी बनाता है मतलब क्या? किसी सफलता को हासिल करने वाला। जैसे अगर तीसरे भाव का सूर्य है ना, वो मनुष्य को क्या बनाता है? पुरुषार्थी। पुरुषार्थी का मतलब पुरुष में उत्तम। जैसे सफलता हासिल करने वाला। क्या बोलोगे? सफलता हासिल करने वाला। क्यों? क्योंकि मुख्य चीज़ है। पुरुषार्थी बनाता है मतलब सफलता हासिल करने वाला बनाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब एक मुख्य चीज़ समझिएगा, समझने वाली बात है। अब तृतीय भाव का सूर्य पुरुषार्थी बना रहा है। उसके बाद मेरी बात को समझना कि सूर्य जो है वो तेजस्विता का कारक होता है। मतलब क्या है कि मनुष्य को राजा बनाता है। अब आपको पता है राजा किसी के सामने झुकता नहीं है, कुछ ना कुछ अभिमान उसमें फिर किसी न किसी कारण से रहता ही है। अब क्या बोलेंगे? इस अभिमान के कारण उसका जो कुटुंब है, मतलब क्या, कुटुंब मत बोलो, सगे संबंधी बोल लो, सगे संबंधियों, सगे संबंधियों के साथ सदैव दुखी रहता है। अब क्यों रहता है उस बात को समझिएगा। क्यों रहता है? सूर्य अभिमानी, बात को समझना, स्वाभिमानी, अभिमानी। अब पुरुषार्थी है, सफलता हासिल करने वाला है, सगे संबंधियों के साथ दुखी क्यों है? क्योंकि अगर यह सफलता सही काम से हासिल की है, यह सफलता सही काम से हासिल की है, तो मनुष्य का जो संयोग है वो अपने सगे संबंधियों के साथ कट जाएगा।
क्यों जाएगा कट? आपको पता है कि दूसरे जब इस मनुष्य को देखेंगे ना किसी काम को करते हुए, जैसे अगर उसने किसी कार्य के प्रति सफलता हासिल कर ली, अब जब उसके सगे संबंधी इस काम को देखेंगे तो कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ। अगर सही काम से है, अगर सगे संबंधी वैसे ही काम में दखलंदाजी नहीं कर रहे मान के चलिए, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सगे संबंधियों को साथ लेके चलेगा, जैसे तृतीय भाव भाई बहन का भी होता है, पता है ना, अगर सगे संबंधियों को साथ लेके चलेगा तो उससे संबंध कटेगा और उनसे बैर उत्पन्न हो जाएगा। ये तृतीय भाव का सूर्य करता है। आ रहा है ना समझ में? मेरी बात को समझिएगा। धर्म ग्रंथों को मत लाइएगा कमेंट में कि गुरुजी नहीं ऐसा होता है ऐसा होता है। अरे अभी कुछ नहीं बताया बच्चों, अभी शुरुआत भी नहीं की, पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी सूर्य की। राशियों की गणना देखना, तब पता चलेगा कितना बदलाव होगा। अभी मुख्य मुख्य चीजें समझो। क्या समझे? चतुर्थ भाव का सूर्य, चतुर्थ भाव। एक एक चीज समझा रहा हूं, कंबाइंड कर रहा हूं, सब चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चतुर्थ भाव का जो सूर्य होता है ना, वो दिग्बली हो जाता है। दिग्बली का मतलब क्या है कि दिशा योगी बल उसे मिलता है तो बलहीन हो जाता है। क्या बोलेंगे? चतुर्थ भाव का जो सूर्य है दिग्बली। अब दिग्बली का मतलब क्या है कि बहुत अच्छा नहीं है, ये मुख्य चीज आ गई। बहुत अच्छा नहीं होता, ज़्यादा अच्छा नहीं होता चतुर्थ भाव का सूर्य। ये मैं गणना के अनुसार निकाला है। ये क्या हो जाता है? ये दिग्बली हो जाता है, मतलब दिशा के बल के कारण। अब दिग्बली होने के कारण क्या लिखा? दिग्बली होने के कारण ये विहीन हो जाता है। मैंने क्या निकाला? दिग्बली होने के कारण, दिशा के बल के कारण ये विहीन हो जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है वो मध्यम रात्रि होती है, मध्यम रात्रि का समय होता है। और आपको पता है सूर्य जब अस्त हो जाता है उसके बाद सूर्य का बल खत्म हो जाता है। मध्यम रात्रि की वजह से इसकी जो पैतृक संपत्ति है, पितृयोगी संपत्ति, पैतृक संपत्ति से क्या रहेगा? चिंताग्रस्त रहेगा। पैतृक संपत्ति से चिंताग्रस्त रहेगा। मतलब क्या कि पैतृ मतलब पितृ जो धन है इसका, पैतृक संपत्ति कह लो या पितृ धन कह लो, उस पितृ धन के कारण ये चिंताग्रस्त रहेगा, चिंता में लगा रहेगा धन के कारण। क्यों? क्योंकि मध्यम रात्रि का सूर्य दिग्बली हो जाता है, बल खत्म कर देता है। यही कारण है कि रात्रि काल में सूर्य के उपाय नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रताप योग में नहीं है। हालांकि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इतना आपको पता, लेकिन चराचर जगत में दिखना चाहिए, तब जाकर के उसके उपाय पूर्ण किए जाते हैं। आ गया समझ में? चलिए जल्दी से ये नोट कर लो पहले, उसके बाद में पंचम भाव पे आएंगे। अब तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके समझाना है। बाकी ये मुख्य चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, जब गणनाएं करेंगे ना तब आप सोचना इस बात को कि गुरुजी ने जो ये चीज़ें समझाई हैं ना, जब गणना पर आएंगे, फलादेश पर आएंगे, तब आपको अपने आप समझ में ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा, अरे पैतृक संपत्ति, मध्यम रात्रि, दिग्बली, अपने आप ही समझ में आएगा। बच्चों निश्चिंत हो जाओ, ये जल्दी से नोट कर लो, आगे की चर्चा करेंगे फिर। जल्दी से नोट कर लो। चतुर्थ भाव हो गया सूर्य का, यहाँ पर मैं सूर्य डाल देता हूँ। फिर पंचम भाव पर आएंगे। पंचम भाव में इतना समझने वाली चीज़ें हैं पंचम भाव में, फिर भी चलिए, नहीं नोट किया है तो वीडियो को रोक करके वापस देखिए, दोबारा से नोट करिए, जिससे क्या होगा ना, दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपको। और आपको पता है जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा फायदा। अब चलिए आगे की चर्चा करते हैं। लघु पाराशरी भी लेके आएंगे आपके लिए, निश्चिंत हो जाओ, जब साथ बैठें तो सब कुछ सिखाएंगे। लघु पाराशरी के बारे में भी बताएंगे आपको, निश्चिंत हो जाइए। अब पंचम भाव की बात करते हैं। कौन सा भाव? पंचम भाव। हालांकि ये पंचम भाव जो होता है वो सूर्य का, अब आपको पता, संतान का, धन का, पंचम भाव, विद्या का, पंचम भाव होता है। अब इस पंचम भाव की राशि पर जाएं तो सिंह राशि बनती है, सूर्य की खुद की राशि होती है पंचम भाव। अगर यहाँ पर मेष राशि बन जाए, यहाँ पर सिंह राशि आ जाए ना, तो खुद की राशि बन जाएगी सूर्य की। मतलब क्या? सूर्य अपनी राशि में बैठ जाएगा और अपनी राशि का सूर्य आपको पता ना अच्छा होगा। उसके साथ क्या जानेंगे, सबसे पहले मेरी बात को समझना।
पंचम भाव में साधक जो होता है, पंचम भाव का जो साधक होता है वो तंत्र मंत्र में रुचि करने वाला होता है। सूर्य के बल के कारण तंत्र मंत्र में रुचि करने वाला होता है। अब ये तंत्र मंत्र में जब रुचि कर रहा है, जब तंत्र मंत्र विद्या फेल हो जाती है तो मनुष्य को कष्ट कर देने वाली भी हो जाती है। सूर्य की अच्छाई नहीं बता रहा, सूर्य की बुराइयां बता रहा हूं इस वीडियो में, याद रखना। तंत्र मंत्र में रुचि, उस तंत्र मंत्र के कारण जब विद्या फेल हो जाती है तो मनुष्य क्रोधी बन जाता है। तो क्रोधी इसी भाव के अनुसार बनता है, क्रोधी, इस बात को याद रखना। चलिए षष्ठम भाव की बात करते हैं। मुख्य चीज है यहाँ का सूर्य। षष्ठम भाव हालांकि सूर्य का अच्छा भाव होता है, क्योंकि शत्रु भाव है तो शत्रुओं पर विजय करने वाला मनुष्य हो जाता है। षष्ठम भाव का क्या अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। षष्ठम भाव का जो सूर्य होता है वो मनुष्य को वैसे तो अत्यंत श्रेष्ठ बनाता है। अब ये मत समझ लेना अच्छाइयाँ लिखा रहे हैं, नहीं, बात को पूरी समझिएगा। अत्यंत श्रेष्ठ बनाता है, अत्यंत श्रेष्ठ बनाने के साथ क्या करता है, शत्रुओं पर विजय करवाता है। ध्यान से समझिएगा सारी बातों को, शत्रुओं पर विजय करवाता है षष्ठम भाव का सूर्य। सब चीज़ों की क्रिया को जानेंगे, शत्रुओं पर विजय। और एक मुख्य चीज़ है कि मामा पक्ष को परेशानी पैदा करता है, मामा पक्ष को परेशानी पैदा करवाता है। अब अभी मुख्य चीज़ बताई नहीं, मामा पक्ष को परेशानी पैदा करता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कैसे। षष्ठम भाव का सूर्य शत्रु भाव हो गया, इतना आपको पता है, शत्रु भाव का योगी। अब क्या है, अत्यंत श्रेष्ठ है, शत्रुओं पर विजय कराने वाला है, मामा पक्ष को परेशानी देने वाला है। इसका मुख्य योग एक और समझना, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता के कारण कोई भी काम करेगा तो आप लोगों की तरह शॉर्टली करेगा। कैसा करेगा, शॉर्टली, मतलब क्या, कम समय में ज़्यादा पाने की कोशिश करेगा, सीधी सीधी बात है जी। शॉर्टली करने के कारण स्वयं यानी खुद को चिंताग्रस्त कर देगा, चिंताग्रस्त कर देगा। ये बात को समझिएगा। बुराई क्या, श्रेष्ठ तो है, शत्रुओं पर विजय भी है, लेकिन शॉर्टली पाने के कारण स्वयं को चिंताग्रस्त कर देगा षष्ठम भाव का सूर्य। आ गया समझ में पूरी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्टली के कारण मामा पक्ष को परेशानी आएगी, मामा को बीच में ले देगा ये, तो ये नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। सप्तम भाव पर चलेंगे, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं। अब आगे हम सप्तम भाव पर चलते हैं। अभी तो बच्चों जब राशियों की गणना करेंगे तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि आपका सूर्य आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है वहाँ पर किस प्रकार का फल दे रहा है, कैसा फल दे रहा है। इससे भी तो समझोगे, उसके बाद आगे भी समझोगे। सप्तम भाव का सूर्य वैसे तो अगर मेष राशि यहाँ पर है तो यहाँ पर तुला राशि हो जाएगी, नीच का हो जाता है। सप्तम भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। सप्तम भाव का जो सूर्य होता है वो, अब ये मान सकते हैं, आपको पता है कि सप्तम भाव पत्नी का स्थान होता है, इतना आपको पता है। पत्नी का स्थान होता है, सबसे पहले अपमानित होता है पत्नी से, अपमानित किया जाता है। अब अपमानित का मतलब ये नहीं है कि पत्नी मारेगी, नहीं, कुछ कार्य ऐसे कर देगा सप्तम भाव का सूर्य, कुछ कर्म ऐसे करवा देगा क्रोधी रूप में आकर के कि कुछ ना कुछ कार्य में लड़ाई झगड़े पत्नी से होने हैं और अपमानित होगा। आगे बात करते हैं। अपमानित के साथ सप्तम भाव का सूर्य नीच के समान फल देता है। नीच के समान देखा गया है फल देने वाला सूर्य क्या है, नीच के समान फल देने वाला देखा गया है।
नीच का मतलब क्या है कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर किसी मनुष्य की सरकारी नौकरी लग रही है तो सरकारी नौकरी में भी चिंताग्रस्त बना देता है उसे, सरकारी नौकरी में भी परेशानियां पैदा करता है सप्तम भाव का सूर्य। अब ये मत बोलना कि ऐसा नहीं है, मेरा तो सप्तम भाव में है, बहुत अच्छी नौकरी चल रही है। अभी कुछ नहीं बताया मैंने आपको, सरकारी नौकरी में भी परेशानियां पैदा करवा देता है सप्तम भाव का सूर्य। राशि नहीं, अंश नहीं, कुछ नहीं, ध्यान देना बात पर। अब बात आती है अष्टम भाव पर कि अष्टम भाव का सूर्य क्या करता है। आठवें भाव में सूर्य अच्छा बताया गया है, इस बात को याद रखना। त्रिक स्थान 6 और 8 और 12। आठवें भाव का जो सूर्य होता है वो अच्छा तो बताया गया, लेकिन मनुष्य को ना पित्त रोग से पीड़ित बनाता है। पित्त रोग से वो मनुष्य पीड़ित रहेगा। अच्छा तो है लेकिन चिंता तो रहेगा, मतलब क्या, चिंता से घिरा हुआ रहेगा। अच्छा है लेकिन पूरी तरह से अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है वो इतना लिख लो कि अच्छा है, इतना लिख लो अच्छा है बस। अच्छा क्या है वो अगली वीडियो में बता देंगे। अभी क्या लिखोगे कि पित्त रोग से पीड़ित रहेगा, चिंतातुर रहेगा सदैव, इस बात को याद रखना, सदैव चिंतातुर रहेगा, और अच्छा है सूर्य, इतना बस समझ लेना। नवम भाव में सूर्य, जो नवम भाव का जो है, आपको पता है कि नवम भाव में सूर्य कर्म योगी में चला जाता, अच्छा वो माना जाता है सूर्य नवम भाव में। 9वें भाव में और 10वें भाव में, दोनों भावों में सूर्य अच्छा बताया गया, बहुत अच्छा होता है नवम भाव। नवम भाव का जो सूर्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब ये बोलना गुरुजी अच्छा लिखा रहे हैं, मतलब सूर्य की अच्छाइयाँ लिखा रहे हैं, नहीं बच्चों, क्या लिखा रहे हैं समझो, अच्छा है, इसी के कारण मनुष्य को अहंकारी बना देता है। अच्छा होने के कारण उस मनुष्य को अहंकारी बना देता, और अहंकार के बल में आकर के वो मनुष्य क्या करता है, वो मनुष्य अपने माता पिता का, अपने पिता का और बड़ों का अपमान करने लग जाता है अपने अहंकार के कारण। ये अच्छा तो है, अच्छे के साथ अहंकारी बना देगा और बड़ों को कुछ नहीं समझेगा, गिदानेगा नहीं और उनका अपमान करने लग जाएगा। ये नवम भाव का सूर्य बोलता है। आ रहा है ना समझ में? दिक्कत है कोई? लिख लो, विचार मत करना कि उस एस्ट्रोलॉजर ने तो ये बताया था, उन गुरुजी ने तो ये बताया था, उन्होंने तो ये बताया था। अरे बताया था, अभी रख के रखो, आगे जब बढ़ेंगे ना तब लाना, तब बताना कि हाँ ऐसा ही बताया था। थोड़ी शांति रखो और चीज़ों को सीखते रहो। जल्दी से नोट करो, आगे पर चर्चा करेंगे, जल्दी से नोट करो। जैसा कि आपको लिखा दिया है फटाक से नोट कर लो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं नोट करने के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा रहे, याद करने के लिए कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं ऐसा बोल दो गुरुजी ने ज़्यादा लिखा दिया याद नहीं हो पा रहा है। क्षणभंगुर सी कार्य है, क्षणभंगुर सा योग है, बाकी सब कुछ लिख लो, जल्दी से नोट कर लो। गुरुजी अकेले पड़ जाते हैं ना, इसलिए थोड़ी वीडियो बनाने में परेशानियां हो जाती हैं। अब हम दशम भाव पर चलेंगे। दशम भाव को लाल उससे इसलिए लिख रहा हूँ, आपको पता है कि सूर्य दशम भाव में दिग्बली हो जाता है, बली हो जाता है, अच्छा माना जाता है सूर्य। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का जो सूर्य है वो कैसा होता है? दशम भाव का सूर्य क्या हो जाता है? बली हो जाता है। पहले बात को ये समझना। अब कोई ग्रह बली होने का मतलब क्या, क्या समझे बली होने का मतलब? बली होने का मतलब ये है कि वो चाहे कैसी भी अवस्था में बैठे वो बली पूर्वक फल देगा। मतलब क्या? उच्चतम कोटि का फल देगा, उच्चतम कोटि का फल देने वाला हो जाएगा। कुछ नहीं है, इतना समझ लो बस। बाकी जब गणना करेंगे, राशियां लाएंगे, अंश लाएंगे, भाव लाएंगे, मृत प्रत सब कुछ लेके आएंगे, तब समझेंगे क्या होगा। अभी इतना समझो, दशम भाव का जो बली होकर के बैठता है, दक्षिण दिशा सूर्य की बली दिशा है, बली योग है दशम भाव, इतना याद रखना। और इसमें 4 ग्रह होते हैं कारक, इतना आपको पता है।
बलि के बाद अब बात करते हैं सूर्य के एकादश भाव की। किसकी बात करेंगे? एकादश भाव। अब सूर्य के एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव का सूर्य कैसा होता है? सबसे पहले बुराई जानो। सूर्य के एकादश भाव में सूर्य अगर होगा तो उदर रोगी होगा, मतलब उदर की किसी न किसी प्रकार से उदर से वो परेशान रहेगा, उदर रोगी होता है सूर्य। और अल्प संतति होगी। अल्प संतति को जानते हो ना, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस बात को। हम दो हमारे दो वाला काम है ना, अल्प संतति। अल्प संतति वान लिख लो, अल्प संतति लिख लो, एक ही बात है। अल्प संतति मतलब क्या है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे छः, हम दो हमारे 8, हम दो हमारे 12, अल्प संतति। समझ रहे हो ना? बस बाकी जब चर्चा करेंगे तब और समझाएंगे। वैसे तो पंचम भाव होता है संतान पक्ष का, एकादश भाव में भी देखा जाता है कुछ अंश। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे नवमांस कुंडली बनाते हैं तो उसमें जीवन साथी को देखा जाता है। वो जीवन साथी वैसे तो सप्तम भाव में है पूर्ण रूप से, लेकिन द्वादश भावों में कुछ ना कुछ क्षण भंगुर नवम भाव जीवन साथी का मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पत्नी की माता लिखाया था नहीं लिखाया था, पत्नी का देवर लिखाया था नहीं लिखाया था, कुछ ना कुछ मिल जाता है। वहाँ से भी तो कष्ट मिलते हैं। पत्नी की माता के घर से भी तो कुछ ना कुछ बदलाव मिलता है, नहीं मिलता? मिलता है। वही प्रक्रिया समझाने वाली है। अब चलिए मुख्य चर्चा पर चलते हैं। द्वादश भाव का सूर्य, 12वें भाव का सूर्य किस प्रकार से फल देता है उस बात को समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे द्वादश भाव। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक बात, मुख्य चीज़ आपको समझा रहा हूँ बच्चों। ये मत समझना कि मैं ज्योतिष को बहुत धीरे धीरे ले रहा हूँ, शॉर्टली ले रहा हूँ, नहीं सॉरी, बहुत धीरे धीरे ले रहा हूँ, इस बात को मत समझना। मैं केवल इस कार्य से आपकी ज्योतिष को ले रहा हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ मुझे पूर्ण रूप से समझानी पड़ेगी। क्योंकि जब फलादेश पर आ जाऊँगा ना, फिर मुझसे आप ये कमेंट मत करना कि गुरुजी ये तो कभी बताया ही नहीं था। अभी कुछ वीडियोज़ ऐसी आएंगी, लेकिन जब एक साथ फलादेश में कूदेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब तक ग्रहों की दृष्टि नहीं समझोगे, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, कैसे कैसे फलों को देता है, पूर्व दिशा किसकी है, पश्चिम दिशा किसकी है, उत्तर दिशा किसकी है, कौन बली होता है, कौन नहीं होता, किस प्रकार से सप्तम भाव में शनि शुक्र, पंचम षष्ठम भाव अष्टम भाव शनि, लेकिन यहाँ सूर्य भी अच्छा होता है। क्यों? लेकिन वो राशियों के बाद ही पता चलता है। जब इनमें राशियों को बिठाएंगे ना तब फलादेश करेंगे, देखना आप कितना बड़ा बदलाव करोगे आप कुंडली में। और जब गणना के दृढ़ संकल्प में दूसरों को बताना शुरू करोगे ना कि नहीं ऐसा ऐसा है, वो आपको ना परमात्मा रूपी पूजने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सही बताओगे, दृढ़ संकल्पित बताओगे। उनके लिए ना धीरे धीरे करके टालम टोल करके सीखना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? चलिए द्वादश भाव पर चलते हैं। द्वादश भाव का जो सूर्य होता है वो मनुष्य को क्या बनाता है? आलसी। अब मेरी बात को समझना, आलसी बनाता है, उदासीन बनाता है। अब एक मुख्य चीज़ आपके मन से मैं भ्रम को निकालता हूँ, और द्वेष रखने वाला बनाता है, मतलब दूसरों के साथ पे द्वेष रखता है, द्वेष रखने वाला। अब आप सबके मन से मैं एक चीज़ निकालता हूँ, आप खुद देखिएगा निकल रही है कि नहीं निकल रही, और नहीं निकल रही है ना तो मुझे बता देना और अच्छी तरह से निकाल देंगे। अब मेरी बात को समझिए। मैंने आपको क्या बताया कि द्वादश भाव का सूर्य मनुष्य को आलसी बनाता है, मनुष्य को उदासीन बनाता है, मनुष्य को द्वेष रखने वाला बनाता है, द्वादश भाव का सूर्य। अगर अब ये सूर्य की मुख्य गणना है द्वादश भाव में, आलसी बनाना, उदासीन बनाना और द्वेष रखने वाला। अब एक बात बताइए, सूर्य अगर द्वादश भाव में ये सब चीज़ें बनाता है तो मान के चलो कि सूर्य हमारा मेष राशि में है, मान के चलिए। अब मेष राशि में सूर्य है, अब आलसी बना रहा है, द्वेष रखने वाला बना रहा है, उदासीन बना रहा है। अगर मेष राशि में बैठ जाए उच्च का तो क्या होगा कि ज़्यादा आलसी बनाएगा, ज़्यादा उदासीन बनाएगा और ज़्यादा क्या द्वेष रखने वाला बना। अगर वही सूर्य तुला में बैठ जाए तो कम आलसी बनाएगा। नहीं आया समझ में? समझो, कम आलसी बनाएगा, कम द्वेष रखने वाला बनाएगा, कम उदासीन बनाएगा। अगर वही सूर्य सिंह राशि में बैठ जाए, अच्छा है, ज़्यादा आलसी बनाएगा,
अगर वही सूर्य मूल त्रिकोण राशि सूर्य की तो सिंह ही होती है। अंशों की प्रवृत्ति 10 से 20, 20 से 30 कैसा बनाएगा? कम ज़्यादा, 10 से 20, 20 से 30, 10 से 0 से 20, 20 से 30 क्या होगा? कम आलसी, ज़्यादा आलसी। ये सब गणनाओं की जो प्रक्रिया हो है ना, प्रक्रियाओं को पूरी तरह से जानना पड़ेगा। कैसे? कौन सी राशि में बैठा है, कौन से अंश पर बैठा है, कौन सी अवस्था में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, और कौन सी जो बैठा है मृत बैठा है कि मध्यम बैठा है कि अल्प योगी बैठा है, वो सब कुछ हमें जानना पड़ेगा। अब मेरी बात को समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन सी राशि में बैठा है, धनु राशि का भी सही रहता है, मतलब प्रक्रियाओं वाली बात है। अब बोलते हैं कि लग्न का सूर्य, अगर लग्न में हमारी सिंह राशि या फिर मेष राशि, लग्न का सूर्य एकादश भाव में चला जाए तो बेकार रहता है। लग्न का सूर्य छठे, आठवें और द्वादश भाव में चला जाए तो बेकार रहता है। क्यों? कुछ आचार्य बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात को समझिएगा। त्रिक स्थान में चला जाए तो बेकार, एकादश में अच्छा, कुछ आचार्य अच्छा बोलते, कुछ बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता। वो सब चीज़ों का जो कन्फ्यूज़न है ना, सब दूर कर दूंगा, कंबाइंड करके दिमाग को खोल दूंगा एस्ट्रोलॉजी के बेस पर। ऐसे खोल करके दिमाग को बैठ जाओगे, फिर बोलोगे कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे कभी जीवन में समझ में नहीं आई जो अब समझ में आ रही है। हालांकि आगे चल के ना ग्रंथों के सार को भी दूंगा, निश्चिंत हो जाओ। लघु पाराशरी को खोल के दिखाऊंगा कि ये देखो ये लिख रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दिया करिएगा। गणना दिखाऊंगा, बोलेंगे कौन से ग्रंथ में लिखा है वो भी दिखा दूंगा, कौन से शास्त्र में लिखा है वो भी दिखा दूंगा। निश्चिंत हो जाओ, बस बने रहो मेरे साथ। बने रहोगे तो चीज़ों को सीखोगे। अब एक मुख्य चीज़ समझ लीजिएगा, जिससे बाद में आपको बता दूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब क्या समझा रहा हूं उस बात को समझिएगा कि कुछ आचार्य, कुछ ज्योतिष आचार्य इस बात को बोलते हैं कि लग्न के सूर्य को वात रोगी, पित्त रोगी बनाता है, घर से बाहर जाने वाला बनाता है, ज़्यादा मोटे नहीं होते लग्न में अगर सूर्य बैठ जाता है वो मनुष्य। तो वो सब गणनाएं राशियों के अनुसार जान पाएंगे, अंशों के अनुसार जान पाएंगे, वैसे नहीं समझ पाएंगे हम। मेरी बात को समझिए। अभी मान के चलिए, अब मैंने आपको सब कुछ क्या लिखाया है आपको पता है। मुख्य चीज़ क्या लिखाई है मैंने लिखाया है कि सूर्य जब द्वादश भावों में बैठ जाता है तो किस तरीके से फल देता है, उसकी बुराइयां मैंने आपको लिखाई। अगर उन बुराइयों के चलते, उन परेशानियों के चलते आपका सूर्य आपको परेशान कर रहा है, आपका सूर्य आपके जीवन को बिगाड़ रहा है, सूर्य के प्रति महादशा अंतर्दशा भी बता दूंगा, आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। सूर्य बली है, सूर्य पीड़ित है, सूर्य कमजोर है, सब कुछ मैंने आपको निश्चिंत योग में बता दूंगा, एक एक चीज़ की गणना बताऊंगा। अब मेरी बात को समझिएगा। अगर द्वादश भावों में बैठा सूर्य किसी तरह से परेशान कर रहा है तो इसका एक मुख्य उपाय सुन लीजिए, बिल्कुल बारीकी से समझने वाला एक ही उपाय समझना, बाकी और उपाय तो मैं लिखा दूंगा सब कुछ, जिससे आप दूसरों को भी बताओगे। आप अपने लिए समझिए। सबसे पहले क्या, मदार, मदार नाम की एक लकड़ी आती है, मदार की लकड़ी, कुछ नहीं करना, मदार की लकड़ी होती है वो सूर्य के लिए उपयोग की जाती है। मदार की जो लकड़ी होती है वो सूर्य के लिए उपयोग की जाती है। मदार की लकड़ी से अगर आप हवन करोगे, क्या करोगे, हवन, कौन से वार को, आपको पता सूर्यवार कौन सा होता है, रविवार। रविवार को अगर आप लोग मध्यम दोपहरी में, कौन सा समय, मध्यम दोपहरी, अगर आप लोग मध्यम दोपहरी में रविवार का व्रत रख के, रविवार का व्रत रख के, क्या समझे, अगर मदार की लकड़ी से हवन करोगे मध्यम दोपहरी में रविवार का व्रत रख के, और कौन से मंत्र से, अनेकों मंत्र हैं सूर्य के, सूर्याय नमः कह दो, भास्कराय नमः कह दो, मित्राय नमः, खगाय नमः, जो भी आपकी इच्छा बोलती है। बीज मंत्र बता दूं सूर्य का क्या है, वो है ओम राम ह्रीम ह्रौम सह
सूर्याय नमः। ये सूर्य का बीज मंत्र है, इससे भी कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से अगर आप हवन करोगे मदार की लकड़ी से, तो आपका सूर्य अगर पीड़ित है, किसी तरह से परेशानी दे रहा है, उसका मुख्य उपाय है। बाकी और उपाय होंगे मैं आपको बता दूंगा। सूर्य का जाप कितनी बार किया जाता है, सूर्य का नग कौन सा होता है, जैसे माणिक के नग के बारे में आपने सुना होगा। सूर्य का नग कब पहना जाता है, कौन से नक्षत्रों में पहना जाता है, कौन से वार को पहना जाता है, सब कुछ आपको बता दूंगा। सूर्य का पौराणिक मंत्र, सूर्य का वैदिक मंत्र, जैसे जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महादित्यम तमो अरिम सर्पापग्नम प्रणतो अश्मि दिवाकरम ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं च हिरण्येन शविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नहम्। सूर्य का जो गृहणी सूर्याय नमः, ये भी सूर्य को अर्घ देने का मंत्र है। जैसे गड़वी में अगर आप चावल और थोड़ा सिंदूर डाल के सूर्य भगवान को अर्पित कर दोगे ना, वो भी सूर्य का उपाय होता है। लेकिन मुख्य उपाय क्या कि इस मंत्र से या सूर्याय नमः क्या बोलोगे, ओम सूर्याय नमः। ये सबसे मुख्य लचीला मंत्र है। लचीले का मतलब क्या, जल्दी याद हो जाएगा। ओम सूर्याय नमः बोल करके अगर इस मंत्र से भी जाप कर दोगे ना, इस मदार की लकड़ी से, कितनी 108 आहुतियाँ, कितनी आहुतियाँ 108 आहुतियाँ भी दे दोगे। रविवार के दिन व्रत रख के मध्य दोपहरी में अगर हवन करोगे, तो आपके सूर्य के द्वारा अगर आप पीड़ित हो, सूर्य के द्वारा अगर आपको कष्ट मिल रहा है, उस कष्ट का निवारण हो जाएगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा है, जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद मैं एक छोटी बात बताऊंगा, फिर उसके बाद वीडियो का समापन करेंगे, आगे की ओर चलेंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लो। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम गृणीसूर्याय नमः, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र वो भी लिखा देंगे। निश्चिंत हो जाओ, अरे बने रहो हमारे साथ, सब कुछ बता देंगे, निश्चिंत होकर सीखिए। अब क्या बताया मैंने आपको, सूर्य का एक उपाय बताया है, ज़्यादा नहीं बताया, एक उपाय बताया, मुख्य उपाय। इसको भी कर दोगे ना, बहुत है आपके लिए। चलिए आज आपने क्या सीखा कि सूर्य के द्वादश भावों में किस प्रकार के फल होते हैं। उसके बाद हम अगली वीडियो जो लाएंगे, या तो सूर्य की अच्छाइयों के बारे में लाएंगे या फिर चंद्र के योग के बारे में लाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने मस्तिष्क के अनुसार सिखाऊंगा, जिससे क्या है कि कुछ भी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें भी होंगी ना, उनको भी सीधा, पजल वाली चीज़ें होंगी उनको भी सीधा कर दोगे। जैसे कुंडली देखोगे, अरे सबसे पहले सूर्य सिखाया था गुरुजी ने, तो सूर्य देख लेते हैं, उसके बाद चंद्रमा पर आते हैं, उसके बाद मंगल पर आते हैं, उसके बाद बुध पर आते हैं। ये क्या है, ये एक सीधी सीढ़ी है ऊपर चढ़ने वाली। अगर सीधी सीढ़ी चढ़ोगे ना, अगर सीधी सीढ़ी चढ़ो, आपने सुना है ना जो श्रेणी क्रम होता है ना, अगर एक श्रेणी खराब हो जाए तो सारी चेन खराब हो जाती है। समांतर क्रम होता है, एक खराब हो जाए फिर भी आगे की सीढ़ी चलती रहती हैं। सुना है नहीं सुना? ये प्रक्रम क्या, अरे सबसे पहले गुरुजी ने सूर्य सिखाया था, सिखा दिया, अरे बृहस्पति कहाँ से आ गया, बृहस्पति भी देखना पड़ेगा क्या? गुरुजी ने बीच से सिखाया है, बृहस्पति भी देखेंगे हम, क्योंकि सूर्य को बृहस्पति से कंबाइंड करेंगे अब। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने हमें सब चीज़ें एक योग में बताई है, किसी तरह की परेशानी नहीं छोड़ी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब चाहे हमारे पास बृहस्पति आ जाए, चाहे मंगल आ जाए, चाहे शनि आ जाए, सब कुछ हम करेंगे। ऐसी ही प्रक्रिया आपके मन में उत्पन्न करना चाहता हूं मैं। और एस्ट्रोलॉजी के प्रति, चाहे एस्ट्रोलॉजी का पेपर हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी का इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, अरे सब कुछ करोगे, मेरे साथ बने रहो। एस्ट्रोट्रॉक नाम का ऐप है, एस्ट्रोसेज नाम का ऐप है, इस पर इंटरव्यू देते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं क्योंकि वो 20 से पूछते हैं केतु, फिर उसके बाद डायरेक्ट बृहस्पति पे चले गए, फिर डायरेक्ट मंगल पर आ गए। बच्चे मन में सोचते हैं अरे यार हमने तो क्रम से याद किया था, लेकिन नहीं, एक एक चीज़ को बारीकी से और बीच बीच से सिखाएंगे, जिससे क्या है, इंटरव्यू भी दोगे ना। पार्ट टाइम जॉब तो चाहिए ना, जिसको नहीं मिल पा रही है वो एस्ट्रो टॉक ऐप पे जॉब चाहता नहीं चाहता, एस्ट्रोसेज ऐप पे चाहता नहीं चाहता, चाहते तो हो ना कि जॉब मिल जाए, क्योंकि जॉब मिलना आज के समय पर कितना कठिन हो रहा है, आपको ये तो पता है ना। चाहते हो उस क्रम से सीखिए, प्रत्येक चीज़ को बताएंगे। आ रहा है ना समझ में? और आने वाले समय पर हम
इन चीज़ों के प्रति भी समझा दिया करेंगे। निश्चिंत हो जाओ पूरी तरह से। पार्ट टाइम जॉब क्या है, जो भी चेष्टा भी होगी ना आपके लिए, कौन सी सुगम जॉब सही है, कौन सी जॉब सही नहीं है, वो भी हम बता देंगे। निश्चिंत हो जाओ और पूरी वीडियो को देखा करो और जितना हो सके शेयर किया करो, जिससे क्या है प्रत्येक चीज़ को क्रम से जानोगे और पूर्ण रूप से सीखोगे। आ रहा है ना समझ में सब चीज़ें। अब आने वाले समय में हम अपना एक फेसबुक चैनल भी बना लेंगे, जो हमारे अकाउंट से ही कनेक्ट कर देंगे हम। यूट्यूब जो अकाउंट है हमारा, चैनल है, उससे भी कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या है कि आप फेसबुक पर भी हमसे बातें कर पाओगे, वहाँ पर भी हमारी वीडियो देख पाओगे। उसमें क्या है कि थोड़ी अलग वीडियो भी हम डाल दिया करेंगे। उसके बाद हम अपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाएंगे, मुख्य अकाउंट जो हमारे इस चैनल का होगा। जैसे बनाएंगे वैसे आपको बता दिया करेंगे। बताएंगे क्या कि हमने ये अकाउंट बना लिया है, इसको जा कर के फॉलो कर लो और इस पे जो जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उन चीज़ों को सीखो। उसमें क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें भी डालेंगे ना, वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे करके अपने इस संयोग को बढ़ाएंगे आगे, सब कुछ सिखाएंगे आपको। धीरे धीरे करके सारी क्रियाएं पुष्टि की जाती है, एक साथ तो कुछ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मध्यम जो प्रारंभिक जो समय होता है ना, हमारा जो प्रारब्ध का समय होता है, वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। जड़ मजबूत है तो तना भी मजबूत है, और जो पत्तियां लगेंगी ना वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगी। इतना आपको पता है ना, गीता पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं गीता में? कर्म प्रधान सबसे बड़ा क्या है? कर्मणा जायते जंतु। कर्म प्रधान है आपका, कर्म से ही सब कुछ मिलता है। निश्चिंत रहो, 1 घंटा निकालो दिन का और हमारे साथ सीखो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, सब कुछ। न्यूमरोलॉजी अब आने वाली है, थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी हम सब कुछ लाएंगे। एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लग रहा है, जब हो जाएगा ना तो सब कुछ सिखाएंगे। आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर किया करिए और कार्य को पूर्ण करिए। आज के बाद जो चीज़ें सीख रहे हो उनको लोगों को बताओ कि मैं फलादेश पूर्ण रूप से सीख चुका हूँ और सीख भी रहा हूँ। चलिए हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। राधे राधे। चलिए।